चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फंडामेंटल्स पूरे कवर कर चुके हैं पार्टनरशिप के, पर शायद आई थिंक आपका फंडामेंटल मिस हुआ है ना। फंडामेंटल्स हम लोग पूरे पार्टनरशिप के कवर कर चुके हैं। मैं आपको कवर करवा दूंगा उसको अलग से। ठीक, आज का जो मेन टॉपिक है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और काफी बड़ा अच्छा वेटेज है इसका बोर्ड एग्जाम में। इसी कॉन्सेप्ट को समझना बिकॉज एक्चुअली मतलब आपके पास इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। एक चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक चैप्टर आपका एडमिशन का है, एक चैप्टर आपका रिटायरमेंट एंड डेथ का है। एंड यू विल नॉट बिलीव कि तीनों चैप्टर अराउंड 80% सिमिलर चैप्टर हैं। इनफैक्ट बोल रहा हूं आपसे 80% सिमिलर चैप्टर हैं ये तीनों। तो अगर आप एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लो ना आपका, तो आपका 80% जो पार्ट होगा अगले चैप्टर्स का वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अभी बात करेंगे यहां पर आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। तो पहले बिफोर दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझना इस चीज को। देखो, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होगा या पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या सपोज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपने रेशो को चेंज कर दें। सपोज जैसे मैं आपसे बोलूं कि पार्टनर्स 3 थे, रेशो था 3:2:1 और इन्होंने रेशो को चेंज कर दिया 1:1:1। सपोज ये रेशो इन्होंने कर दिया। या फिर मैं आपसे ये बोलूं कि पार्टनर्स 2 थे, रेशो था 3:2 और इनका रेशो हो गया, पार्टनर हो गया सपोज 3 और इनका रेशो हो गया 1:1:1। या फिर मैं अगर आपसे ऐसा बोल दूं कि पार्टनर्स थे 3, रेशो था 1:1:1 और एक पार्टनर रिटायरमेंट हो गया या उसका डेथ हो गया, पार्टनर्स रह गए 2। तो दीज ऑल आर केसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इन शॉर्ट, जब भी पार्टनर्स का रेशो चेंज होगा, अभी रीजन कुछ भी हो सकता है। सपोज इन लोगों ने अपने रेशो को खुद ही चेंज कर दिया, या एक नए पार्टनर की एंट्री हो गई फॉर्म में, या एक पार्टनर रिटायर हो गया फॉर्म से। तो इन ऑल द केसेस पार्टनर्स का जो रेशो होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो, सुनने में काफी इजी लग रहा है कि सिर्फ रेशो ही तो चेंज हो रहा है और क्या हुआ, बट इस रेशो के चेंज होने से देयर आर लॉट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स और उन्हीं इफेक्ट्स को आपको इन सम्स में एकोमोडेट करना है, अदरवाइज ये सम्स बहुत इजी होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझना अच्छे से, बहुत इजी टॉपिक है ये। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो among existing partners, among existing partners। तो आई विल गिव यू फॉर एग्जांपल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो यहां पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अभी यहां पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और मैं आपको हर एक स्टेप को विद एग्जांपल पूरा का पूरा क्लियर भी करूंगा। स्टेप नंबर 1 जो यहां पे रहेगा आपका, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रेशो के चेंज होने के बाद कौन पार्टनर गेन में चला गया, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस चला गया। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं आपको, तो बिकॉज अगर पार्टनर का रेशो चेंज होगा तो इन फ्यूचर किसी पार्टनर को प्रॉफिट कम मिलेगा, किसी को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। दैट मीन्स किसी पार्टनर को गेन होगा और किसी पार्टनर को लॉस होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो। एंड न्यू रेशो का, सॉरी, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा आपका? वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? गेनिंग रेशो। तो सपोज मैं आपसे बोलूं यहां पे कि देयर आर 3 पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C। रेशो इज गिवन एज व्हाट? 3:2:1। नाउ दे चेंज द रेशो टू 1:1:1। इन्होंने अपने रेशो को चेंज कर दिया सपोज, और रेशो क्या कर दिया आपने? 1:1:1। नाउ यू हैव टू चेक कि रेशो को चेंज करने के बाद किस पार्टनर को बेनिफिट हुआ, किस पार्टनर को लॉस हो गया।
That benefit is called as a gain and that loss is called as what? Sacrifice. तो अभी मैं चेक कर लेता हूं एक बार, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका पास? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए के पास ओल्ड रेशियो कितना था? 3/6। 3/6 ए का ओल्ड रेशियो हो गया। एंड व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ए? इट इज 1/3। तो अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको तो इट विल बी 3 - 2 दैट इज 1/6। दैट मीन्स रेशियो चेंज होने के बाद ए को 1/6 का लॉस होगा। मीन्स इन फ्यूचर ए को 1/6 प्रॉफिट कब मिलेगा? सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बोलूं तो एक बार बी का भी चेक कर लेते हैं। तो बी का जो था ओल्ड रेशियो कितना था? 2/6 मीन्स 1/3 हो गया और इसका न्यू रेशियो भी 1/3 था। दैट मीन्स आंसर क्या आ गया? 0। दैट मीन्स इस रेशियो के चेंज होने का बी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है। बी पहले भी 1/3 प्रॉफिट लेता था, अभी भी वो 1/3 प्रॉफिट ही लेगा। तो बी को ना कोई सेक्रीफाइस हुआ ना बी को कोई गेन हुआ। कमिंग टू सी, तो सी का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/6 और सी का न्यू रेशियो कितना था? 1/3। एक बार एलसीएम लेके चेक करते हैं यहां पे 6। तो इट विल बी 1 - 2 दैट मीन्स आपका आंसर यहां पर -1/6 आ रहा है। -1/6 का मतलब क्या हो गया? कि सी को यहां पर गेन हो गया। देखो अभी हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? इट वाज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर माइनस में आ गया सपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तभी होगा, आपका आंसर माइनस में कब आएगा? तभी आएगा ना वंस द न्यू रेशियो इज मोर देन ओल्ड रेशियो, तभी तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो गलती से अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, आपका आंसर माइनस में आ गया, दैट मीन्स दैट इज ए गेन। सेम वे सपोज अगर आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, आपका आंसर माइनस में आ गया, दैट मीन्स इट इज ए सैक्रिफाइस, इट इज नॉट ए गेन। तो आपको एज ए फर्स्ट स्टेप यही काम करना है, यू हैव टू चेक कि रेशियो को चेंज करने के बाद किस पार्टनर को बेनिफिट हुआ, किस पार्टनर को लॉस हुआ। उस बेनिफिट को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? गेन। और उस लॉस को मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है आपको? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है आपको? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ। नो सर। वेरी गुड। कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे बीच में स्टॉप करके पूछना, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग आप इसका सिर्फ एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, ये दोनों चैप्टर आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज ये दोनों चैप्टर काफी कुछ बेस्ड है इसी के ऊपर। अभी मैं आता हूं स्टेप नंबर 2 पे। तो रेशियो को चेंज करने के बाद एक काम आपको और करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 इज व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिफोर गोइंग टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक छोटा सा केस स्टडी डिस्कस करूंगा, उससे आपको रीवैल्यूएशन का पार्ट बहुत इजी लगेगा। समझ रहे हैं केस को अभी? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3 पार्टनर्स थे सपोज ए, बी एंड सी, और इनका रेशियो था सपोज 3:2:1 का इनका रेशियो था। ठीक, इन्होंने सपोज बिजनेस को स्टार्ट किया से फॉर एग्जांपल ऑन 1 अप्रैल 2010। इस डेट में इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ऑन दिस डेट इटसेल्फ इन्होंने सपोज एक बिल्डिंग परचेज करी और उस बिल्डिंग का वैल्यू था सपोज ₹10 लाख। तो ऑन 1 अप्रैल 2010 दे हैव परचेज्ड ए बिल्डिंग फॉर द बिजनेस वर्थ ₹10 लाख। और इन लोगों ने सपोज 10 साल तक बिजनेस को रन किया एंड आफ्टर 10 ईयर्स दे डिसाइडेड कि हमारा रेशियो अभी इक्वल हो जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारा रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, दैट मीन्स 10 ईयर्स के बाद दे हैव डिसाइडेड कि हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। मीन्स 1 अप्रैल 2020 के बाद बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड करना है। ठीक, अभी सपोज एज्यूम कर लो माइंड में कि आपने एक बिल्डिंग परचेज करी थी। कब परचेज करी थी? 1 अप्रैल 2010। सपोज मैं आपसे यहां पे बोल दूं ऑन 2 अप्रैल 2020 बिल्डिंग वाज सोल्ड
फॉर ₹1 CR, मतलब 1 करोड़ में आपने सेल कर दी। देखो एसेट का वैल्यू तो बढ़ेगा ना, स्पेशली फॉर बिल्डिंग एंड लैंड, बाकी तो वैल्यू कम हो जाएगा, बट बिल्डिंग का वैल्यू तो बढ़ता है डे बाय डे। सपोज आपने एक फ्लैट परचेज किया, 10 साल में तो उसका वैल्यू डबल तो हो ही जाएगा कम से कम। तो यहां पर भी सेम केस बना कि आपने जो बिल्डिंग परचेज किया था, कब परचेज किया, 1 अप्रैल 2010 को, और 10 साल के बाद आपने अपने रेशियो को चेंज कर दिया। और रेशियो को आपने चेंज कब किया, 1 अप्रैल 2020 को। रेशियो चेंज करने के जस्ट बाद नेक्स्ट डे आपने इस बिल्डिंग को सेल कर दिया 1 करोड़ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं बिल्डिंग को सेल करने में कितना प्रॉफिट हुआ, बिल्डिंग को सेल करने में कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, बताओ मुझे। 10 लाख का परचेज किया था बिल्डिंग और आपने 1 CR का सेल कर दिया, 90 लाख का प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड। तो आपको यहां पे प्रॉफिट हुआ 90 लाख रुपीस का, और आपने बिल्डिंग को किस डेट में सेल किया, 2 अप्रैल को सेल किया। तो ये प्रॉफिट कब अराइज हुआ, ये प्रॉफिट अराइज हुआ 2 अप्रैल 2020 को। ठीक, अभी ये प्रॉफिट किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास। तो प्रॉफिट A, B एंड C को मिलेगा, और किस रेशो में मिलेगा, ऑन 2 अप्रैल 2020 द रेशो ऑफ द पार्टनर वाज 1:1:1। दैट मीन्स 30 लाख रुपीज इसको मिलेगा, 30 लाख रुपीज इसको मिलेगा, 30 लाख रुपीज इसको मिलेगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे अभी, क्या ये प्रॉफिट इनको इक्वली मिलना चाहिए था, बताओ मुझे। क्या ये प्रॉफिट इनको इक्वली मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है। बताओ प्रसाद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोल रहा है, प्रॉफिट पार्टनर्स को इक्वली मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोल रहा है। मिलना चाहिए। ओके गुड, मिलना चाहिए। सेजल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे। इनका रेशो 1:1:1 का है, ठीक है ना। सर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। सृष्टि, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, बिकॉज 2 अप्रैल को रेशो जो था 1:1:1 का था, और इस डेट में जो रेशो रहेगा उसी रेशो में प्रॉफिट बटेगा। बट आपको लगता नहीं यहाँ पे कुछ गलत हुआ। गलत ये हुआ यहाँ पे कि जब आपने बिल्डिंग को परचेज किया था उस टाइम मनी किसने कंट्रीब्यूट किया बिल्डिंग परचेज करने के लिए, बिल्डिंग को परचेज करने के लिए मनी कंट्रीब्यूशन ABC ने किया होगा, और उस टाइम प्रॉफिट का रेशो क्या था, 3:2:1 का रेशो था। अभी आप सोच के देखो, अगर सपोज आप यही बिल्डिंग अगर आप 31 मार्च को सेल कर देते तो क्या होता। सपोज बिल्डिंग सेम है, आप इसको सपोज 2 दिन पहले सेल कर देते तो भी तो ये बिल्डिंग 1 CR में ही सेल होती। एक दिन में थोड़े ना प्राइस इतना फ्लक्चुएट होता है, तो भी तो ये बिल्डिंग 1 CR में ही सेल होती, तो भी आपको गेन 90 लाख रुपीस का ही होता। बट इस डेट में आप इस गेन को पार्टनर्स को 1:1 के रेशो में डिवाइड नहीं करते, बिकॉज 31 मार्च को जो रेशो था वो क्या था, 3:2:1 का था। तो उस केस में 45 लाख रुपीज इसको मिलता, 30 लाख रुपीज इसको मिलता, और 15 लाख रुपीज इसको मिलता, सी को मतलब। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ ओनली 1 डे ए को 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बी तो सेम केस में रह गई, सी को 15 लाख रुपीज का गेन हो गया। तो अगर आप यहां पे सोचो, जब बिल्डिंग परचेज करी गई थी तब पार्टनर्स का रेशो क्या था, तब पार्टनर्स का रेशो था 3:2:1। बिल्डिंग को परचेज करने के लिए मनी किसने कंट्रीब्यूट किया, ए, बी और सी ने कंट्रीब्यूट किया। बिल्डिंग को परचेज करने के लिए मनी किसने कंट्रीब्यूट किया, ए, बी और सी ने कंट्रीब्यूट किया। लॉजिकली बिल्डिंग में जो भी गेन्स होंगे वो पार्टनर्स को 3:2:1 के रेशो में मिलने चाहिए, वो पार्टनर्स को मिलने चाहिए 3:2:1 के रेशो में। बिकॉज जब बिल्डिंग परचेज करी गई, जब मशीन परचेज करी गई, जब कुछ भी परचेज किया आपने एसेट, दैट टाइम द रेशो वाज 3:2:1। तो सोचो आप, अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं यहां पे
तो ए को तो यहाँ पे 15 लाख रुपीस का लॉस हो गया और सी को यहाँ पर 15 लाख रुपीस का गेन हो गया। तो टू अवॉइड दैट केस हम लोग करते क्या है एक्चुअली, हम लोग करते क्या है, मार्केट में जाके सर्वे करते हैं। बिफोर द चेंज इन रेशियो, रेशियो चेंज करने से पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, अभी मुझे मार्केट में जाके सर्वे करना पड़ेगा कि बिल्डिंग का वैल्यू मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मशीन का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, प्लांट का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो मैं रेशियो चेंज करने से पहले ही अपने एसेट्स के वैल्यूज को चेंज कर दूंगा इन द बुक्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए रीवैल्यूएशन। तो मुझे यहां पे बिल्डिंग को सेल नहीं करना था, मैं तो खाली मुझे एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि अगर ऐसा केस बनेगा तो क्या हो जाएगा। तो आपको सम्स में करना क्या है, आपको सम्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, आपके पास बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स दिए होंगे, कुछ लायबिलिटीज दिए होंगे। आपको बोला जाएगा कि एसेट के वैल्यू कम कर दो, लायबिलिटीज कम कर दो, लायबिलिटीज इंक्रीज कर दो, एसेट डिक्रीज कर दो, वो सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा। तो आपका टास्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने एसेट्स को, अपनी लायबिलिटीज को जो बुक्स में दिए हैं उनको एज पर द करंट मार्केट वैल्यूएशन लेके आना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन। एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय नेचर इज ए नॉमिनल अकाउंट। By nature it is what? It is a nominal account. And किसको याद है what is the rule for nominal account? What is the rule for nominal account? किसको याद है ये? Expenses debit करना और income और gain Very good. तो as per the rule of nominal account, debit all revenue, expenses and losses. Credit all revenue, income and gains. This is a simple rule for the nominal account. तो revaluation account by default कौन सा account है? Nominal account है। That means जब भी आपको revaluation में gain होगा तो उस केस में revaluation account credit होगा, और जब भी आपको revaluation के प्रोसेस में लॉस होगा उस केस में आपको revaluation account डेबिट करना होगा। तो revaluation account का पर्पस सिर्फ एक ही है। पर्पस अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द पर्पस, तो revaluation account is opened to reassess or revaluate the values of assets and liabilities of partnership firm as per the current market valuation, as per current market valuation, so that any undue gains or losses should be avoided. तो जो रिवैल्यूएशन का काम करे जाएगा अभी, वो आपको रेशो चेंज करने से पहले करना होता है। सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे रेशो चेंज करना है पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनर्स का जो रेशो चेंज करना है अभी, तो बिफोर दैट आपको बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उनका आपको पहले रीअसेसमेंट करना होगा, उनका आपको रीवैल्यूएशन करना होगा टू चेक व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बहुत सिंपल करना है, आपको करना कुछ नहीं है। तो अगर सपोज मैं आपसे पूछूं कि आपके बिजनेस में एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो बिजनेस को उसमें गेन होता है या लॉस होता है? सपोज एक बिल्डिंग थी जो 10 लाख से 1 करोड़ पे चली गई, तो गेन होगा या लॉस होगा इसमें आपको? इस प्रोसेस में गेन होगा या लॉस होगा? आप एक फ्लैट परचेज करो, उसका वैल्यू बढ़ जाए, तो आपको गेन होगा या लॉस होगा? बताओ। लॉस। ओके, गेन। प्रसाद लॉस कैसे होगा? तो परचेज के टाइम पे नहीं, मैंने आपसे देखो क्या बोला कि आपने सपोज एक फ्लैट, प्रसाद आप कहाँ रहते हो? चंदन नगर। तो सपोज आपने चंदन नगर में एक फ्लैट परचेज किया, ठीक है, और आपने परचेज करने के बाद सपोज 3 साल 4 साल में उसका वैल्यू बढ़ गया, तो उसमें आपको गेन होगा या लॉस होगा?
तो फिर नहीं होगा। गेन ही होगा ना। तो बिजनेस में अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनका वैल्यू अगर बढ़ रहा है, बट नेचुरली इट इज ए गेन फॉर एनीवन, इवन फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, फॉर बिजनेस ऑल्सो। तो जब भी बिजनेस में आपके एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो इंक्रीज इन एसेट, it is a case of gain for the business. And as we have discussed, revaluation account is a nominal account. Whenever there is a gain, तो उस केस में आपको revaluation account क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो आपकी एंट्री यहां पर क्या बनेगी, जर्नल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू revaluation account. तो दिस विल बी द एंट्री फॉर द revaluation of asset. ऑन द रिवर्स इसका उल्टा सोच लो अभी, कि सपोज आपके एसेट का वैल्यू कम हो गया, सपोज आपके पास एक कार थी, उस कार का वैल्यू तो कम होगा ना, बढ़ेगा नहीं अभी, तो उस केस में आपको लॉस होगा या गेन होगा, उस केस में आपको लॉस होगा या गेन होगा, लॉस होगा, सिंपल है ना। बिकॉज बड़े सारे एसेट्स आपके पास होंगे ना, जैसे मशीन हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, इनका वैल्यू थोड़ी ना राइज करेगा, इनका वैल्यू तो फॉल करेगा। तो अगर आपके एसेट का वैल्यू फॉल हो रहा है, दैट इज ए गेन, सॉरी लॉस फॉर द बिजनेस। और जब भी आपको लॉस होगा उस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां पर डेबिट करना होगा, बिकॉज इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। और उसका एंट्री यहां पर क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये इसका आप एंट्री वहां पे पास कर दोगे। नेक्स्ट वन, सपोज बिजनेस में आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो इट इज ए गेन और लॉस फॉर यू और फॉर बिजनेस ऑल्सो। आपकी लाइबिलिटीज अगर बढ़ जाएंगी तो आपको इसमें गेन होगा या लॉस हो जाएगा, लॉस होगा। वेरी गुड, बिकॉज नाउ यू हैव टू पे मोर, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, लाइबिलिटीज बढ़ने पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो दैट इज अ साइन ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस। तो व्हेनेवर देयर इज ए इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, दैट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। एंड व्हेनेवर देयर इज अ लॉस, उस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां पर डेबिट ही करना होगा, और आपकी एंट्री वहां पर क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। तो देखो ना, आप अपने माइंड में मॉडर्न अप्रोच को भी रखो। मॉडर्न अप्रोच क्या बोल रहा था आपसे, मॉडर्न अप्रोच आपको सिंपल वर्ड्स में ये बोल रहा था ना, इंक्रीज इन एसेट आपको डेबिट करना है, डिक्रीज इन एसेट आपको क्रेडिट करना है। ये आपने पढ़ा होगा 11th में। इंक्रीज इन लाइबिलिटी आपको क्रेडिट करना होता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी आपको डेबिट करना होता है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपको डेबिट करने हैं, एंड ऑल रेवेन्यू इनकम्स एंड गेन्स आपको वहां पे क्रेडिट करने होते हैं एज पर द मॉडर्न अप्रोच। तो फर्स्ट केस में देखो आपका एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो मैंने डेबिट किया इधर, इट इज ए गेन। तो गेन कौन से अकाउंट में गया, रिवैल्यूएशन। तो गेन के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया इसको। इट इज अ लॉस, तो लॉस कौन से अकाउंट में गया, रिवैल्यूएशन में। थर्ड वन, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा लाइबिलिटी अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया इसको, एंड इन दिस केस इट इज अ लॉस, तो मैंने उस लॉस को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो अगर बिजनेस में आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो इट इज ए गेन और लॉस फॉर यू। बैंक लोन लिया आप, गेन, वेरी गुड। सपोज आपने बैंक लोन लिया 10 लाख का, और बैंक वाले ने बोला कि ठीक है यार 9 लाख पे कर दो, तो आपको वहां पे गेन होगा, बिकॉज नाउ यू हैव टू पे लेस। जब भी बिजनेस में आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो आपको वहां पर गेन होगा, और आपकी एंट्री वहां पर क्या बन जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं यहां पे, तो आपको गेन किस किस केस में हो रहा है, गेन आपके एसेट का वैल्यू बढ़ा तो आपको गेन हो रहा है, या फिर आपकी लाइबिलिटीज का वैल्यू फॉल हो जाए तो भी आपको गेन हो रहा है। लॉस आपको किस केस में हो रहा है यहाँ पे, या तो आपके एसेट का वैल्यू कम हो जाए या आपकी लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाए, तो इस केस में आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। नाउ ये आपका काम हो गया रिवैल्यूएशन का। बहुत इजी पार्ट होता है रिवैल्यूएशन का, एंड यू विल नॉट बिलीव रिवैल्यूएशन का जो पार्ट रहेगा
This is common in all the chapters. Whether you are doing a sum of admission or retirement or death or change in ratio, आपको सारे चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा. एंड उसमें कोई चेंज भी नहीं है, एवरीथिंग इज सेम. ठीक है ना. उसके बाद एट द एंड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एट द एंड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. तो आपको रिवैल्यूएशन में नेट प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो मिलेगा. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन will be given to the partners, will be given to partners in old profit sharing ratio. तो ध्यान रखना है आपको, रिवैल्यूएशन का काम पूरा करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में फाइनली गेन हुआ या लॉस हुआ. तो जो भी आपको गेन हो या लॉस हो, इट विल बी गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो क्या यहाँ पे तो कोई पार्टनर्स न्यू ओल्ड तो कुछ रहेंगे नहीं अभी. तो जो भी पार्टनर्स रहेंगे आप उस गेन या लॉस को डिवाइड करोगे टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो अगर सपोज आपको गेन हो गया, गेन ऑन रीवैल्यूएशन, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसे भी आप फॉलो करोगे क्वेश्चन, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट. तो जो भी आपको रिवैल्यूएशन के एंड में गेन लॉस होगा, तो ये एंट्री हो गई आपकी गेन की. ऑन द रिवर्स अगर आपको लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन पे, तो आपकी एंट्री वहां पर क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. तो एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और ये काम आपको करना है ओल्ड रेशियो में. ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन में जो भी गेन लॉसेस आएंगे दैट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये तो आपके हो गए जर्नल्स फॉर द रिवैल्यूएशन पार्ट. ठीक. एंड इन केस इफ दे आस्क फॉर द लेजर, देन ऑल्सो इट इज वेरी इजी. एक फॉर्मेट आपको रेडी करना पड़ेगा फॉर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. वही रूल फॉलो करना है, यहां पर कुछ नया नहीं करना है. जो भी आपको लॉसेस होंगे दैट विल बी ऑन द डेबिट साइड, जो भी आपको गेन्स होंगे दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. तो देखो आपको लॉस किस केस में हुआ था? लॉस आपको हुआ था अगर आपके एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो आपको लॉस हुआ था, है ना. आपकी लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपको लॉस हुआ था. और आपको गेन किस केस में हुआ था? जब आपके एसेट का वैल्यू राइज हो रहा था तब आपको गेन हुआ था वहां पे. या फिर आपकी लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा था तो भी आपको वहां पर गेन हुआ था. तो एट द एंड ऑफ रिवैल्यूएशन इफ डेबिट साइड इज मोर दैट मींस यू आर इन लॉस, एंड एट द एंड ऑफ रिवैल्यूएशन इफ क्रेडिट साइड इज मोर दैट मींस यू आर इन गेन. तो कुछ भी होने दो, चाहे लॉस हो या गेन हो, इट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिवैल्यूएशन एंड इट इज कॉमन इन ऑल द चैप्टर्स. तो प्लीज कोई डाउट है तो मेरे को पूछो रिवैल्यूएशन के स्टेप में. कोई डाउट रिवैल्यूएशन के पार्ट में? नो सर. ओके, वेरी गुड. सृष्टि क्लियर है? नो सर. रिया क्लियर? सेजल क्लियर है? यस सर. ओके, चलो परफेक्ट. आज काफी लोग मिसिंग है क्लास से, तो इसलिए मैंने क्लास को भी रिकॉर्ड कर दिया है, सब लोग देख लेंगे बाद में. नेक्स्ट जो आपका, ये तो आपका हो गया स्टेप नंबर 2. मैं अगेन बोल रहा हूँ ये सारे स्टेप्स कॉमन रहेंगे. फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कर लो, सिर्फ इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, आपके बाकी चैप्टर्स अपने आप 80% कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे काम कॉमन रहने वाले अभी सारे चैप्टर्स में. नेक्स्ट आपका जो स्टेप नंबर 3 रहेगा अभी, स्टेप नंबर 3, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. तो मेरा एक क्वेश्चन है इससे पहले, बिजनेस में हम लोग बड़े सारे रिजर्व्स बनाते हैं ना, वी कैन मेक ए जनरल रिजर्व एंड ऑल. किसी भी रिजर्व में मनी कहां से आता है?
सपोज आपने बिजनेस में एक जनरल रिजर्व क्रिएट किया, तो मनी हम रिजर्व में कहां से डालते हैं? बताओ मुझे, रिजर्व में जो मनी आता है, जो मनी हम रिजर्व में टॉप अप करते हैं, वो मनी एक्चुअली कहां से आता है? कैपिटल। कैपिटल नहीं, प्रॉफिट बोलो। तो एवरी ईयर बिजनेस में हम अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सेव कर लेते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में भी, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फंड, है ना। तो बिजनेस में आप अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सेव करते हो, कहां पे सेव करते हो? जनरल रिजर्व में सेव करते हो। तो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी। इनका रेशियो था 3:2:1 का, ठीक। इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया सपोज 1 अप्रैल 2010 और 10 साल तक बिजनेस को रन किया इन्होंने। एंड 10 साल के बाद इन्होंने अपने रेशियो को चेंज करके कर दिया 1:1:1। दैट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स इनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? 1:1:1 का रहेगा, ठीक। तो सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऑन 31 मार्च 2020 इनकी बैलेंस शीट में they have a general reserve say of rupees 60,000। सपोज इनके पास इतना रिजर्व है, मीन्स रेशियो चेंज करने से पहले they have a balance sheet on 31st March and in this balance sheet they have a general reserve of rupees 60,000। तो अभी सोच के बताओ, देखो आप खुद सोचो, यहाँ पे 31 मार्च की एक बैलेंस शीट आपके पास यहाँ पे दी हुई है और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। Now liability side it is 60,000 rupees। That means इन पार्टनर्स ने A, B और C ने इन 10 years में इतना रिजर्व क्रिएट कर दिया। सोचो, रिजर्व में मनी कहां से आया? प्रॉफिट से आया। बिजनेस में आप कोई भी रिजर्व क्रिएट करते हो तो मनी कम्स आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। दैट मीन्स आप अपने प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में लाके सेव करते हो। तो दैट मीन्स ये जो रिजर्व आपने क्रिएट किया इन 10 साल में, जिसका अमाउंट था 60,000 रुपीज, तो इसमें अपना प्रॉफिट किसने सेक्रीफाइस किया होगा? ए, बी और सी ने सेक्रीफाइस किया होगा ना, बिकॉज इन लोगों ने अपने प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में डाल दिया। इन लोगों ने अपने प्रॉफिट का एक पार्ट कहां पे डाल दिया? रिजर्व में डाल दिया। तो अगर रिजर्व मुझे बांटना हो तो आप बताना सोच के, ये रिजर्व मुझे पार्टनर्स को किस रेशो में बांटना चाहिए? 3:2:1 या फिर 1:1:1? ये रिजर्व अगर मुझे 3:2:1। वेरी गुड, बिकॉज जब ये रिजर्व का क्रिएशन किया गया था दैट टाइम द रेशियो वाज 3:2:1, नॉट 1:1:1। तो सोचो आप, अगर सपोज आप इस रिजर्व को नहीं बांटते हो, सपोज आप इस रिजर्व को नहीं बांट रहे हो, तो उस केस में इन फ्यूचर जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा? 1:1:1। तो इन फ्यूचर जब भी रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में ए को मिलेगा 20,000, बी को मिलेगा 20,000 एंड सी को मिलेगा 20,000। बट ये तो रॉन्ग हो गया ना। अभी जब रिजर्व बनाया गया बिजनेस में, जब रिजर्व का क्रिएशन हुआ, तब इनका रेशो 1:1:1 नहीं था। तब इनका रेशो क्या था? 3:2:1 का था। एंड एज आई टोल्ड यू, किसी भी रिजर्व में मनी कहां से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। दैट मीन्स ए, बी और सी ने अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सेव करके रिजर्व में डाला होगा, तो ये पार्ट इनको इसी रेशो में मिलना चाहिए ना। तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बोलूं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अभी। इन सिंपल वर्ड्स, आपके बैलेंस शीट में अगर कोई भी जनरल रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस हैं, आंख बंद करके उसको पार्टनर्स को डिवाइड कर देना इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द रीजन इज आई थिंक क्लियर टू यू, बिकॉज जब रिजर्व बनाया गया था बिजनेस में, दैट टाइम द रेशियो वाज ओल्ड, दैट वाज नॉट न्यू। तो रेशियो चेंज करने से पहले बैलेंस शीट में जो जनरल पर्पस के रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस हैं, उनको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, उस पर मैं आऊंगा, उसको मैं बीच में मिक्स नहीं करूंगा। अभी वो एक एडजस्टमेंट का पार्ट है, उसको मैं अलग से कवर करूंगा। बट एज ऑफ नाउ आप ये मान के चलो, बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स आपके पास गिवन है, जो सरप्लस गिवन है आपके पास,
उसको आपको ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करना है इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, तो आते हैं अभी क्वेश्चन के ऊपर, स्टेप के ऊपर। सपोज ये बैलेंस शीट आपके पास गिवन है, and again same case, there are three partners A, B, C, ratio is 3:2:1 and they change the ratio to 1:1:1। इन्होंने अपने रेशियो को चेंज करके क्या कर दिया, 1:1:1। सपोज लाइबिलिटी साइड में आपके पास कुछ जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, से इट इज ₹90,000। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस दिए हैं आपके पास, से इट इज 15,000 सपोज। ठीक है, एसेट साइड में सपोज लिखा हुआ है, दिस इज एसेट साइड, सपोज यहां पे लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर एसेट साइड में कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो गलती से, सपोज किसी भी क्वेश्चन में, तो इट इज अ लॉस, इट इज नॉट ए गेन। तो एसेट साइड में जो भी लिखा होता है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको दिया हुआ है, दीज ऑल आर लॉसेस, दीज आर नॉट द गेन्स। गेन्स अगर होगा तो वो लाइबिलिटी में लिखा होगा, ये आपके गेन है, ये आपके लॉसेज होंगे। तो मैंने क्या सिखाया आपको अभी, बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी जनरल पर्पस के रिजर्व है, कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस है, इफ इट इज गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड, it will be a gain for the partnership firm and it will be given to the partners in their old profit sharing ratio। और उसकी एंट्री क्या पास करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। तो अगर आपके पास बैलेंस शीट में कुछ जनरल रिजर्व्स हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस हैं, उसको आप पार्टनर्स को डिवाइड कर देना, नॉट ओल्ड पार्टनर्स, एडमिशन में आएगा ये वर्ड, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। और ये आपको काम करना है ओल्ड रेशियो में, भूलना नहीं इस चीज को, आपको मैक्सिमम काम ओल्ड रेशियो में ही कर रहे हैं। ऑन द रिवर्स, अगर आपके पास बैलेंस शीट में कुछ लॉसेस दिए हैं ऑन द एसेट साइड, तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको एसेट साइड में दे हैव गिवन यू प्रॉफिट एंड लॉस, दे हैव गिवन यू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो दीज ऑल आर व्हाट, लॉसेस। तो आपको इन लॉसेस को भी राइट ऑफ करना होगा, तो उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी उस केस में, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू जो भी लॉस आपके पास दिया होगा, चाहे वो P&L का लॉस हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का लॉस हो, वो सब आपको यहां पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। और अगेन आपको ये काम भी ओल्ड रेशियो के अंदर ही करना है। तो इन शॉर्ट मैं अगर आपको बोलूं, बैलेंस शीट अगर आप कोई भी सम सॉल्व करोगे तो बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, तो लाइबिलिटी साइड में जो भी रिजर्व्स रहेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेंगे, वो सब आपके गेन्स होंगे। वो सब क्या होंगे, आपके गेन्स। वो गेन्स आपको पार्टनर्स को डिवाइड करना है ओल्ड रेशियो में। एसेट साइड में अगर कभी गलती से लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो वो आपके लॉसेस होते हैं, और वो लॉसेस आप पार्टनर्स को भी अगेन डिवाइड करोगे इनके ओल्ड रेशियो में। बट एक चीज ध्यान रखना, किसी भी प्रोविजन को गलती से पार्टनर को मत बांट देना। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, कुछ ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो सकता है। गलती से भी प्रोविजन को पार्टनर्स को मत बांटना, बिकॉज प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको आपने पढ़ा था 11th में अच्छे से। खाली रिजर्व बांटने हैं आपको, प्रोविजन मत बांटना, बिकॉज प्रोविजंस आर क्रिएटेड एज पर लॉ एंड इट कैन नॉट बी गिवन टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली द रिजर्व पार्ट। यहां पर कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ, कोई डाउट यहां पे? नो सर। अच्छे से समझ के चलना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर समझ लो इसका, बाकी सारे चैप्टर सेम लगेंगे आपको इसके। तो ये तो आपका हो गया जनरल रिजर्व का। बट बैलेंस शीट में कभी कभी आपके पास कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी आपको मिलेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स।
देखो नाम से क्लियर है, स्पेसिफिक रिजर्व, इट मींस इस रिजर्व का कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। ये सपोज मैं आपसे बोलूं वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इट इज ए रिजर्व, उसमें कोई डाउट नहीं है, ना आपको डाउट है ना मुझे डाउट है, और इस रिजर्व में भी पैसा प्रॉफिट से ही आया है, बट इस रिजर्व का एक स्पेसिफिक पर्पस है, इस रिजर्व का एक स्पेसिफिक पर्पस है, और उस पर्पस के लिए आपने इस रिजर्व को क्रिएट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका पर्पस क्या होगा कि अगर सपोज किसी वर्कर ने कुछ क्लेम किया कंपनी के अगेंस्ट में फॉर एनी कंपनसेशन एंड ऑल, तो कंपनी कैन यूज दिस रिजर्व, पार्टनरशिप फर्म कैन यूज दिस रिजर्व टू पे ऑफ द कंपनसेशन। तो भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे। तो दीज ऑल आर स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बोलता हूं मैं आपसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस रिजर्व का पर्पस क्या है कि आपने सपोज कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ आपने कहीं और इन्वेस्ट किया, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसके वैल्यू में अगर कुछ फ्लक्चुएशंस हो गए, वैल्यू डाउन हो गया तो आपको लॉस होगा, तो उस लॉस को आप यहां से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक रिजर्व का मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं इस चीज को। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज आपके पास बैलेंस शीट में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है सपोज 50,000 रुपीज का, ठीक, नॉट 50, 60 करता हूं, इससे डिवीजन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो इसको मैं ले लेता हूं 60,000 रुपीज। सपोज इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड यू हैव ए वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 60,000 रुपीज, ठीक। केस नंबर 1, केस नंबर व्हाट 1, अगर इस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, इस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं है, नो क्लेम इज पेंडिंग, मींस किसी वर्कर का कोई भी क्लेम पेंडिंग है ही नहीं आपके पास, अंडर सच केस इट इज एज गुड एज ए जनरल रिजर्व। अगेन आई एम सेइंग, अगर इस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है तो अंडर सच केस दिस रिजर्व विल बी एज गुड एज व्हाट, जनरल रिजर्व। तुझे सपोज हमारे प्रीवियस एग्जांपल में पार्टनर्स थे 3, रेशो था 3:2:1 का, जो इनका ओल्ड रेशो था। इस रिजर्व को आप डायरेक्टली पार्टनर्स को डिवाइड कर देना इनके ओल्ड रेशो में, टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल। ये कब करना है आपको, जब इन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम या कोई लॉस पेंडिंग नहीं है। तो अंडर सच केस ओनली दीज रिजर्व्स विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, जनरल रिजर्व, बिकॉज कोई पर्पस ये नहीं है इन रिजर्व का अभी, क्योंकि जिस पर्पस से आपने क्रिएट किया वो पर्पस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में आप इस रिजर्व को पूरा बांट सकते हो लाइक जनरल रिजर्व। तो 30,000 इसको मिल जाएगा, 20,000 इसको मिल जाएगा एंड 10,000 इसको मिल जाएगा। बट कभी कभी आपको ऐसा बोला होगा क्वेश्चन में, केस नंबर 2 पे आता हूं मैं अभी, ऐसा कुछ लिखा होगा, क्लेम फ्रॉम वर्कर पेंडिंग ₹30,000। मींस एक वर्कर ने कुछ क्लेम किया अगेंस्ट द फर्म और वो पेंडिंग है, अभी भी कितना पेंडिंग है, ₹30,000 का। तो समझो इस चीज को। अभी देखो आपने इस रिजर्व को क्यों क्रिएट किया, पर्पस सिर्फ एक ही था कि कोई वर्कर अगर कुछ क्लेम करेगा तो आप इस रिजर्व को यूज करोगे। तो अभी क्लेम पेंडिंग है तो सिंपल हो गया केस। अभी अगर क्लेम पेंडिंग है तो पहले मैं क्लेम को सेटल करूंगा, उसके बाद जो रिमेनिंग रिजर्व बचेगा दैट कैन बी गिवन टू द पार्टनर्स। तो इस केस में आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो आपके पास रिजर्व था 60,000 रुपीज का, तो पहले इस 60 में से क्लेम का अमाउंट साइड कर दो आप, क्लेम फॉर वर्कमैन दैट वाज ₹30,000। उसके बाद जो रिजर्व बचा वो पार्टनर्स को बांट दो ओल्ड रेशो में, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। बट ध्यान रखना ये भी आपको ओल्ड रेशो में ही बांटना है। तो 15,000 इसको मिल जाएगा, 10,000 इसको मिल जाएगा एंड 5,000 इसको मिल जाएगा। दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 3 पे आ जाओ। ऐसा भी बन सकता है केस कि आपसे बोल देगा क्लेम पेंडिंग फ्रॉम वर्कर से ₹60,000। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, जितना रिजर्व है उतना क्लेम है मेरे पास,
तो इस केस में मैं पूरा रिजर्व यूज करूंगा टू सेटल द क्लेम एंड आई विल नॉट गिव एनी मनी टू द पार्टनर्स, बिकॉज जिस पर्पज से रिजर्व आपने क्रिएट किया था वो पर्पज मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लेम फॉर वर्कमैन आई विल शो हियर 60,000 रुपीज। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है, तो उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। आप जो भी स्पेसिफिक रिजर्व बिजनेस में बनाते हो वो एक पर्पस से बनाते हो। अगर वो पर्पस क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले उस पर्पस को सॉल्व करो, उसके बाद अगर रिजर्व बचेगा तो पार्टनर को बांट दो। केस नंबर 4 यहां पे एक और बन सकता है। एंड व्हाट इज दिस केस नंबर 4? सपोज ऐसा बोल देगा क्वेश्चन में आपसे, क्लेम पेंडिंग फ्रॉम वर्कर से ₹90,000। ये भी तो एक केस बन सकता है। ऐसा कुछ थोड़ी ना कंपलसरी है कि क्लेम का अमाउंट रिजर्व से कम ही होना चाहिए, क्लेम तो कुछ भी हो जाएगा अभी। तो अंडर सच केस आपका जो रिजर्व है दैट इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू कवर द अमाउंट ऑफ क्लेम, तो आपको यहां पे लॉस हो रहा है अभी। क्यों लॉस हो रहा है? बिकॉज आपके पास रिजर्व कितना है 60,000 रुपीज का, बट क्लेम कितना आ गया 90,000 रुपीज का। तो अंडर सच केस आप उस लॉस को रीवैल्यूएशन में शो कर सकते हो। एंड बट क्लेम तो आपको पूरा सेटल करना ही होगा, क्लेम फॉर वर्कमैन। तो इन दिस वे आप स्पेसिफिक रिजर्व का ट्रीटमेंट कर सकते हो। बियॉन्ड दीज 4 केसेस और कोई केस बनता नहीं है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? तो हमारा जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो भी स्टेप ऑलमोस्ट कॉमन रहेगा सारे चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो इसको मैं आपको कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज बच्चे काफी कम है। बट इस क्लास का एक बार रिकॉर्डिंग सेशन जरूर देख लेना बिफोर द नेक्स्ट क्लास, काफी आपको हेल्प हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।